चलें, so starting with CSS today, basically idea ये कि we will be discussing CSS and we try to complete the basic concepts of CSS as much as we can. Okay, by basic concepts we mean कि CSS के जो एक यूज बेसिक स्ट्रक्चर है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है, क्या क्या टैग्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, और फिर उसका एक्चुअली वेबसाइट बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट. तो आज थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ CSS के, इसमें क्या प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर्स क्या हैं, कुछ आउटलाइंस हम कवर करेंगे. देन विल मूव ऑन टू क्रिएटिंग अ सिंपल वेबसाइट यूजिंग CSS प्योरली विद दैट. ठीक है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट CSS, बेसिकली CSS हमारे पास कैस्केडिंग स्टाइल शीट के तौर पे इस्तेमाल की जाती है. लफ्ज़ जो है स्टाइल शीट का मतलब ये कि इट इज़ प्राइमरली यूज फॉर डिज़ाइनिंग द कंटेंट फॉर आवर HTML पेज. HTML का हम डिफाइनेशन में आते हैं कि वो स्ट्रक्चरिंग के लिए इस्तेमाल होता है. मतलब उसका प्राइमरी काम जो है वेब पेज को स्ट्रक्चर करना है. ठीक, स्ट्रक्चर से मतलब ये कि डेटा को वेब पेज के ऊपर रखना, कहाँ पे बोल्ड होगा, कहाँ इटैलिक होगा, टेबल में आना है, हेडिंग कहाँ है, पैराग्राफ कहाँ है, ये सिंपल सी स्ट्रक्चरिंग करती. जब हम डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो बाय डिज़ाइनिंग मीन्स कि उसका कलर क्या होना चाहिए, फॉन्ट स्टाइल क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, अलाइनमेंट कैसे होनी चाहिए, बिल्कुल पेज के बॉर्डर से स्टार्ट हो, सेंटर से हो, उसके गिर्द एक बॉक्स चाहिए वगैरह वगैरह. ठीक है. तो डिज़ाइन एस्पेक्ट जो हमारे पास एक वेब पेज का आता है वो एक्चुअली हम CSS से देते हैं. तो CSS प्राइमरली इज ओनली यूज फॉर डिजाइनिंग अ वेबसाइट और अ वेब पेज हम कह लें. ठीक है. अब इससे पहले आगे बढ़ूं, एक लफ्ज़ मैंने यूज़ किया वेब पेज का. वेब पेज उमूमन हम सिंगल पेज की एंटिटी को रिफर करते हैं, अ सिंगल HTML फाइल. लफ्ज़ जो आता है कि यार एक की बात कर रहा हूँ. जब मैं वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो मीन्स मोर देन वन वेब पेज. ठीक है. वेबसाइट मीन्स कि इट हैज़ मल्टीपल पेजेस, उसमें बहुत सारे पेजेस होंगे हमारे पास. तो अक्सर टर्मिनोलॉजी में वेबसाइट अगर हम बात करें मतलब पूरी वेबसाइट आ गई, वेब पेज एक सिंगल पेज आ गया. CSS एक पेज से लेकर पूरी वेबसाइट के ऊपर काम करती है. प्राइमरीली डिज़ाइनिंग के लिए, कलर खूबसूरती के तौर पे इस्तेमाल की जाती है कि जहाँ पे आपने खूबसूरती ऐड करनी है उस सिंपल सी HTML के स्ट्रक्चर को, उसके लिए हम यहाँ पे CSS का इस्तेमाल करते हैं. इंडिपेंडेंटली CSS इज़ नो लैंग्वेज. इंडिविजुअली CSS की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. CSS needs HTML as a base language to work on top of it. ठीक है. CSS इनफरादी तौर पे, जैसे HTML हमने कहा फिर भी इंडिविजुअली है, जावास्क्रिप्ट को भी मैं इंडिविजुअली इस्तेमाल कर सकता हूँ. ठीक है. इसी तरीके से मुझे HTML इस तरह में CSS जो है उसके लिए HTML की ज़रूरत पड़ती है. CSS इंडिपेंडेंटली कुछ काम नहीं करती. हमें अंडरलाइंग स्ट्रक्चर HTML का चाहिए, उस स्ट्रक्चर के ऊपर फिर हम रहते हुए डिज़ाइनिंग करते हैं. तो बेस में हम HTML का भी इस्तेमाल कंटिन्यू करेंगे, उसके ऊपर जो हमारे पास आ जाएगी CSS. ठीक है. तो इसीलिए CSS डिज़ाइनिंग के लिए है कि यार वो HTML को उठाती है, उसके टैग्स को उठाती है और उसकी डिज़ाइनिंग करके देती है कि यार ये अगर एंकर टैग है तो उसका डिज़ाइन कैसे होना चाहिए, अगर हेडिंग टैग है तो उसका डिज़ाइन कैसे होना चाहिए, पैराग्राफ टैग है तो उसका डिज़ाइन कैसे होना चाहिए. तो HTML को उठाते हैं और उसके ऊपर डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स के तौर पर काम किया जाता है. नाउ टिपिकली CSS का जो हमारे पास सिंटैक्स स्ट्रक्चर आ जाता है, इट यूजेस this type of structure. First we use something called a selector. Selector basically HTML के टैग का नाम होता है. ठीक, सिंपल एज दैट. CSS के सिंटैक्स में पहली चीज़ आती है सेलेक्टर. सेलेक्टर आपके HTML के टैग का नाम हो. पैराग्राफ टैग तो P आ जाएगा, हेडिंग टैग तो हेडिंग आ जाएगा, एंकर टैग है तो A आ जाएगा. विदाउट द लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन, विदाउट द लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन वी जस्ट राइट द नेम ऑफ द टैग इटसेल्फ. बस. ठीक, कोई भी HTML का टैग हो, जो HTML के टैग का नाम होगा वो हमने उठा के यहाँ पर रखना है. लिस्ट बनानी है तो अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो UL आएगी, ऑर्डर्ड लिस्ट है तो OL आएगी, लिस्ट आइटम पे मुझे काम करना है तो LI लिखूंगा मैं, वगैरह वगैरह. इसी तरीके से ये सेलेक्टर कहलाएगा. देन वी स्टार्टेड विद कर्ली ब्रैकेट्स. इसमें कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल आता है. ठीक. उसके बाद हम इसमें एक प्रॉपर्टी देते हैं एंड देन उसकी वैल्यू देते हैं. दिस बिकम्स माई प्रॉपर्टी, दिस बिकम्स माई वैल्यू. ठीक. बस. अब HTML का भी कॉन्सेप्ट इतना सा है. In order to use HTML, we just have to understand these three basic things. First, the selector, which is basically the HTML tag name. ठीक. Second, we give its property. Third, उस property की value. Basically, अब डिजाइनिंग जितनी भी हमारे पास होगी वो उस property से होगी कि यार आपने क्या डिजाइन अप्लाई करना है. फॉर एग्जाम्पल कलर चेंज करना है तो कलर एक प्रॉपर्टी हुई और मैंने उसको ब्लू किया. इसी तरीके से फॉन्ट साइज मुझे चेंज करना है तो फॉन्ट साइज एक प्रॉपर्टी हुई, कॉलन लगाया और कलर फॉन्ट साइज की वैल्यू मैंने दे दी. ठीक. अब यहाँ पे सेमी कॉलन भी आ रहा है. इफ़ यू आर यूजिंग सिंगल प्रॉपर्टी तो फिर सेमी कॉलन की जरूरत नहीं है. लेकिन जस्ट लाइक इन प्रोग्रामिंग फॉर अ मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल प्रॉपर्टीज, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं तो यहाँ पे सेमी कॉलन सेपरेशन लाजमी है. इस वक्त मैंने इसमें दो प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, कलर की भी, फॉन्ट प्रॉपर्टी साइज की भी. सेमी कॉलन बीच में आ गया इंडिकेटिंग कि ये एक प्रॉपर्टी खत्म हुई भाई,
दूसरी प्रॉपर्टी यहां से स्टार्ट हुई। इस प्रॉपर्टी के इटसेल्फ का सिंटेक्स, प्रॉपर्टी का नाम आ गया, कॉलन आ गया और उसकी वैल्यू आ गई। ठीक, CSS का बेसिक स्ट्रक्चर इतना ही है। अब वॉट एवर वी वॉन्ट टू डू, हमें इस एक बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर ही रह के काम करना है। प्रॉपर्टी देनी है, कॉलन आएगा उसकी वैल्यू, प्रॉपर्टी देनी है, कॉलन आएगा उसकी वैल्यू। अब जैसे HTML में टैग्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता, हमें सिर्फ टैग का यूज आना चाहिए। यहां भी प्रॉपर्टी मैटर नहीं करती कि आपने प्रॉपर्टी किस पे लगा रहे हो। अब ये कलर मैं हेडिंग 1 पे भी लगा सकता हूं, कलर मैं पैराग्राफ पे भी लगा सकता हूं, कलर मैं टेबल के डेटा के अंदर लगा सकता हूं, लिस्ट आइटम के अंदर लगा सकता हूं, हेडिंग 1 2 3 4 5 के अंदर लगा सकते हैं, एंकर टैग के ऊपर लगा सकते हैं। वेयर एवर यू आर यूजिंग एनी टैग, मोस्ट ऑफ द CSS प्रॉपर्टीज बेसिकली कहीं पर भी अप्लाई हो जाती है। ये इसका एक और इजी एडवांटेज है कि हमें अब जो स्ट्रक्चर समझना है कि यार मुझे टैग का नाम देना है, वो कोई भी टैग हो सकता है, जिस टैग को मुझे डिजाइन करना है मैं उसका नाम यहाँ पे ऐड कर दूंगा। वंस आई डू दैट, उसके बाद फिर मेरे पास यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी और उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब चाहे वो हेडिंग हो, चाहे पैराग्राफ हो, चाहे लिस्ट हो, चाहे लिस्ट आइटम हो, चाहे एंकर टैग हो, चाहे इमेज हो, विच एवर टैग यू आर वर्किंग, स्ट्रक्चर यही है। और कलर जैसे मैंने कहा वो प्रॉपर्टीज बेसिकली अब अक्रॉस द एट्रीब्यूट सब पर अप्लाई होती है, सब टैग्स पर अप्लाई होती है। फॉन्ट साइज है तो जहां कहीं फॉन्ट आप इस्तेमाल, फॉर एग्जांपल इमेज है तो इमेज के अंदर फॉन्ट साइज वुड नॉट मैटर। ठीक है, इमेज के अंदर फॉन्ट, क्योंकि उसमें तो फॉन्ट है ही नहीं, इमेज है, लेकिन आप लिख सकते हो, कोई एरर नहीं आएगा इसके अंदर भी। मजे की बात, ये भी एरर फ्री लैंग्वेज है, प्रिफरेबली केस इनसेंसिटिव है हमें, लेकिन लोअर केस में हम इसको लिखते हैं, कैपिटल को प्रेफर नहीं किया जाता। ऑर्डर के पहले कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, बाद में कौन सी आएगी, ये भी मैटर नहीं करती, सवाए चंद एक के वो थोड़ी सी डिजाइन एस्पेक्ट की वजह से। लेकिन रूल में कोई प्रॉपर्टी आप पहले फॉन्ट साइज लिखो, कलर लिखो, बैकग्राउंड कलर लिखो, पैडिंग लिखो, मार्जिन दो, कोई मसला नहीं है। पहले कौन सी आ रही है इसका भी कोई नहीं है। स्मॉल लेटर्स में हम यूजुअली लिखते हैं, लेकिन ये भी कंपल्सन रूल नहीं है, आप कैपिटल में भी नाम दे सकते हो। प्रॉपर्टी की वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन हम क्या दे रहे हैं, कहीं पे कलर का नाम आ रहा है, कहीं पे उसकी वैल्यूज जो हर किसी की मुख्तलिफ आ रही है। जैसे अगर मैं बॉर्डर स्टाइल दे रहा हूँ तो कहीं पे डॉटेड मुझे लिखना होगा, तो वो उसका स्पेलिंग और सेंटेक्स में आता है, मैं भी उस पर सारे आते हैं। बेसिक्स बस, बाकी चीज़ इतनी है। तो CSS डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल हुई, CSS हमने कहा डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल हुई। इसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार जो सिंटेक्स है कि हम पहले सेलेक्टर देंगे, सेलेक्टर मींस टैग का नाम, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किए, प्रॉपर्टी की वैल्यू और प्रॉपर्टी का नेम एंड कॉलन प्रॉपर्टी की वैल्यू। बस ये जो प्रॉपर्टीज हैं अब वो किसी भी टैग के ऊपर अप्लाई हो सकती है, ये टैग स्पेसिफिक भी नहीं है। दूसरी इसमें जो चीज हमें रिलैक्स रखती है, अब जितनी भी CSS है, जितनी भी डिजाइनिंग है, यही स्ट्रक्चर फॉलो करते चलना है, हमें सिर्फ मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। अब आगे जितना भी इसका जो कोड है वो सारे, ये जितनी मार्जिन हमने बनाई हुई है, ये सब डिफरेंट प्रॉपर्टीज के नाम है जिसके तहत हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ये जितनी भी हमने यहाँ पे दी है 20-25 मेजर सेक्शंस हैं, ये एक्चुअली मेजर प्रॉपर्टीज हैं। बस इन मेजर प्रॉपर्टीज को हमने सिर्फ देखने का, अच्छा है किस प्रॉपर्टी से क्या डिजाइन हो रहा है। कलर चेंज करना है तो कलर की प्रॉपर्टी आई, ठीक है, फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट की प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट के ऊपर काम करना है तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड देना है तो बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी है, अलाइनमेंट चेंज करनी है तो मार्जिन की प्रॉपर्टी है, पैडिंग की प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है, वगैरह वगैरह। ये मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में अब हम थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे कि यार किस प्रॉपर्टी से हम क्या चीज़ कर सकते हैं। फिर उसका एप्लीकेशन हम पूरी वेबसाइट पर जब जाएंगे ना, तो अब मुझे अब डिज़ाइन एलिमेंट्स को इकट्ठा करके रखना है कि यार हम कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बेसिक समझ में आई HTML के हिसाब से अपनी जगह पे, लेकिन CSS का ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है कि हाउ डू वी एक्चुअली यूज इट विद इन द HTML। तो इस CSS को HTML के अंदर इस्तेमाल करने के 3 तरीके हमारे पास आते हैं। 3 मुख्तलिफ तरीकों से हम CSS को HTML के साथ इंटीग्रेट कर कर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला इनलाइन CSS। इनलाइन CSS कहते हैं हम जब CSS को मैं HTML के टैग के अंदर स्टाइल की एट्रीब्यूट के साथ करूं, जो अभी प्रीवियस 1-2 एग्जांपल्स में हमने किया था। फॉर एग्जांपल मैंने पैराग्राफ टैग बनाया, मैंने सी टैग के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट लिखा इज इक्वल्स टू, अब ये मैंने CSS की वैल्यू दे दी, कलर प्रॉपर्टी नेम आ गया, कॉलन एट्रीब्यूट आ गया। अब CSS में हम इसको प्रॉपर्टी कहते हैं, HTML में जब ये मैंने यूज किया तो इसको मैं एट्रीब्यूट कहता हूं। बात टेक्निकली एक ही है, एक लिहाज से अगर देखा जाए तो, मतलब मैं कुछ एडिशनल चीज उस टैग के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। CSS की जबान में लफ्ज प्रॉपर्टी यूज किया जाता है, HTML पैराग्राफ के साथ एडिशनल चीज बता रहे हैं एट्रीब्यूट। तो उमूमन जब हम एट्रीब्यूट लफ्ज करेंगे तो इसका मतलब कि मैंने HTML के एट्रीब्यूट के बारे में बात कर रहा हूं। जब मैं लफ्ज प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूंगा तो मतलब मैं CSS के बारे में बात कर रहा हूं।
तो यहाँ पे एट्रीब्यूट है, ये स्टाइल एक्चुअली HTML का हिस्सा है, CSS का नहीं है। ये HTML के हिस्से के अंदर हमने एट्रीब्यूट बताया कि भाईजान इस पैराग्राफ के अंदर एक स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाओ, उसकी जो डेटा आ रही है वो एक्चुअली CSS से आ रही है। इसीलिए हमने कहा कि CSS HTML के साथ मिलकर चलती है, इंटीग्रेट होकर चलती है। इंडिपेंडेंटली कलर रेड का कोई हैसियत नहीं है, लेकिन जब उसको मैंने HTML के साथ इंटीग्रेट किया तो अब ये उस टैग को कलर रेड कर देगी। ठीक है, तो अब ये हुआ हमारे पास CSS, यूजिंग CSS टू स्टाइल दिस पैराग्राफ। उसमें मैं कलर चेंज कर दिया रेड। ठीक, कलर प्रॉपर्टी आई, कॉलन रेड आया। बिकॉज देयर इज अ सिंगल प्रॉपर्टी, द सेमीकोलन हियर इज नॉट कंपल्जन, नॉट कंपल्सरी, लेकिन दे भी देंगे तब भी कोई एरर नहीं है। हाँ, अब एक से ज्यादा मैं एट्रीब्यूट दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल मुझे फॉन्ट चेंज करना है, इसके गिर्द बॉर्डर देना है, इसकी अलाइनमेंट मार्जिन पैडिंग चेंज करनी है। बिकॉज दीज आर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, तो हर मल्टीपल प्रॉपर्टीज, तो अब हर प्रॉपर्टी के बाद मुझे सेमीकोलन देना लाजमी हो जाएगा, वरना CSS डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि यार आप क्या कर रहे हो, किस प्रॉपर्टी को कहाँ खत्म कर रहे हो। ठीक है, तो डू मेक दिस अ हैबिट, अगेन इट्स अ स्टैंडर्ड हैबिट दैट वी कम फ्रॉम जावा की हर लाइन एंड ऑफ लाइन या C++ की हर एंड ऑफ लाइन में हम सेमीकोलन दे रहे होते हैं। अगर वो हम पढ़कर आए तो सेमीकोलन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इट मार्क्स द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, एक लाइन को खत्म करना है। तो यहाँ पे बेसिकली ये एक लाइन ऑफ कोड हमारे पास खत्म हुआ। इवन इफ इट्स अ सिंगल टैग, देने की आदत डालोगे तो कोड में आगे प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये कहलाता है इनलाइन CSS, मींस टैग के साथ इन लाइन कर कर मैंने डिजाइनिंग की है। ठीक, ये मैंने पहले भी किया, ये एक तरीका है। मैं इसके और एग्जांपल्स अभी कराता हूं। फिर आ जाते हैं इंटरनल CSS के ऊपर। इंटरनल CSS इज समथिंग दैट वी राइट इनसाइड द सेम वेब पेज विद इन द हेड टैग। अब इसको मैं लिखता हूं अपने वेब पेज के अंदर ही, हेड टैग के अंदर। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने हेड का टैग लिखा, अब उस हेड टैग के अंदर मैंने स्टाइल का टैग दिया, अब ये HTML का टैग आ गया। ठीक है, लेकिन ये स्टाइल का टैग है, यहां पे एज अ स्टाइल एट्रीब्यूट के तौर पे आया। इनलाइन में हमने एट्रीब्यूट के तौर पे बताया। जब हम उसको इंटरनल में जा रहे हैं, इंटरनल मींस कि मैं पेज के इंटरनली एक पूरी CSS अलग से डिफाइन कर रहा हूं, पेज के अंदर ही इंटरनली CSS को अलग से डिफाइन कर रहा हूं, हर टैग के साथ डिफाइन नहीं कर रहा। इनलाइन में हमें हर टैग के साथ बताना पड़ता है कि यार इस टैग का स्टाइल क्या, इस टैग का स्टाइल क्या, इस टैग का स्टाइल क्या। अगर 1000 टैग्स हो गए तो हर टैग में मुझे इंफरादी तौर पे बताना पड़ेगा। तो दैट क्रिएट्स अ कॉम्प्लिकेशन। समटाइम्स व्हाट वी गेट कि हमें एक ही टैग के ऊपर मल्टीपल स्टाइल्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हेडिंग है, तो आई वांट ऑल माय हेडिंग्स टू हैव अ सेम लुक एंड फील, तो सेम कलर, सेम फॉन्ट साइज, सेम फॉन्ट स्टाइल, सेम अलाइनमेंट। उस सूरत में मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं को इंटरनल यूज करूंगा। इंटरनल वुड मीन कि आप एक दफा उस हेडिंग का टैग स्पेसिफाई करो, उसका एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करो, वो तमाम के तमाम प्रॉपर्टीज जो हैं वो सारे टैग्स के ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। अगेन इंटरनल मीन्स कि आप एक दफा उस हेडिंग के स्टाइल अप्लाई करो, उसके हेडिंग को डिफाइन करो एक दफा हेड के अंदर स्टाइल का टैग बना के। अब जितनी दफा आप हेडिंग यूज करोगे उन तमाम के ऊपर वो चीज अप्लाई हो जाएगी। अब आपको इंडिविजुअली एक एक टैग के साथ स्टाइल बताने की जरूरत नहीं। तो हैंस अगर आपकी वेब पेज के अंदर 10 दफा यूज हुआ है, 10 दफा हो जाएगा। सो लेट मी यूज दिस एज एन एग्जांपल। ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं एंड लेट मी गो एंड फाइल ओपन फोल्डर, और इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली हमने अपना एक अलग से फोल्डर बनाया हुआ था जिसके अंदर हमने सारी फाइल्स रखी हुई थी। एंड लेट मी क्लिक ऑन अ न्यू फाइल, और HTML का हमने कोड लिख दिया /HTML। अगेन स्टैंडर्ड, एवरी HTML शुड हैव दिस, कंपल्शन नहीं है, लेकिन भाईजान वो कहता है कि यार इट्स रिकमेंडेड मेरे भाई कि यार ये चीज़ लिखते जाओ ताकि आपका स्ट्रक्चर जो होगा वो सेम हो जाएगा। वंस वी डू दैट, नाउ लेट मी क्रिएट अ न्यू फोल्डर एंड आई राइट CSS टास्क कर लेते हैं। ठीक है, सो दैट आई कैन डिफ्रेंशिएट। क्या मेरे CSS आ गया टास्क, ये मेरे पास task1.html हम कर देते हैं इसको, तो ये मेरे पास HTML फाइल बन गई। ठीक, अब इसके अंदर अगर मैं हेडिंग लिखने गया, फॉर एग्जांपल H1, दिस इज फर्स्ट हेडिंग। ओके, तो ये मेरे हो क्या हो गया, ऐसा नहीं कर, दिस इज फर्स्ट हेडिंग डन, तो ये फर्स्ट हेडिंग आ गई। इसी तरीके से मैंने H1 दोबारा दिया, दिस इज एन अदर हेडिंग, तो ये एक और सारी हेडिंग आ गई। हमने कहा और अच्छी बात, एक और हेडिंग दे देते हैं। ठीक है, दिस इज थर्ड हेडिंग,
तो ये तीसरी हेडिंग आ गई। अब मैंने 3 H1 के हेडिंग टैग्स दे दिए, मेरे वेबसाइट के अंदर आ रहे हैं, किसी भी तर्ज पे कहीं भी इस्तेमाल हो सकते हैं। हमने कहा ठीक, इफ आई एम यूजिंग इनलाइन CSS तो दैट मीन्स कि मैं हेडिंग में जाऊंगा, यहाँ पे एट्रीब्यूट दूंगा स्टाइल का, और फिर इसको मैं स्पेसिफाई कर दूंगा, फॉर एग्जाम्पल कलर, और मैंने रेड कर दिया। ठीक, इफ आई रन द लाइव व्यू, तो मेरे पास जो फर्स्ट हेडिंग आएगी वो हमारे पास इस कलर में आ गई, मखसूस कलर में। ठीक है, क्योंकि मैंने इनलाइन यूज की है, तो ये जो स्टाइल है ये सिर्फ और सिर्फ मेरे फर्स्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है। इंटरनल का मतलब ये कि आप हेड के अंदर जाओगे और स्टाइल बताओगे। अब हेड के अंदर हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमने पहले कहा था कि हेड टैग इज यूज फॉर द ब्राउजर, ब्राउजर को एज अ मेटा डेटा के तौर पे बता रहे हैं। तो अब मैं ब्राउजर को बता रहा हूं कि यार जो मेरा पेज आ रहा है, जो आप डिस्प्ले करने जाओगे, लाइन बाय लाइन पूरा वेब पेज ब्राउजर का ही काम है, डिस्प्ले करना, इंटरप्रेट करना, एग्जीक्यूट करना। ब्राउजर का प्राइमरीली, जितने भी दुनिया के ब्राउजर है उसका प्राइमरी काम ही यही है कि आपके वेब पेजेस को डिस्प्ले करे, वेब पेजेस को लोड करे। ब्राउजर का और कोई काम नहीं है, यही हम करते हैं, ब्राउजर से वेबसाइट ब्राउज करते हैं। वेबसाइट क्या है, सारा HTML कोड है, बैकएंड का CSS कोड है, जावास्क्रिप्ट कोड है, जिस लैंग्वेज में भी लिखी हो, एवरी ब्राउजर का बेसिक काम यही है, वेब पेजेस को लोड करना, नो मैटर व्हाट लैंग्वेज यू आर यूजिंग। तो एवरी ब्राउजर नीड्स सम मेटा डेटा। यहां पे हमने ब्राउजर को बताया कि भाईजान जो वेब पेज आप दिखाने जा रहे हो उसका स्टाइल ये होगा, उसका स्टाइल ये होगा। अब मैं इंफरादी तौर पर हर टैग को नहीं बता रहा, मैं ओवरऑल ब्राउजर को बता रहा हूं। दिस इज गोइंग टू बी माई स्टाइल, यू आर सपोज टू यूज दिस स्टाइल टू डिजाइन द कंटेंट ऑफ माय वेब पेज, जो भी आप दिखाओगे। मैंने कहा ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अब हमें वो CSS का स्ट्रक्चर आ जाएगा। मैंने कह दिया H1, तो ये मेरे पास सेलेक्टर आ गया। CSS की जबान में मैं लफ्ज सेलेक्टर यूज कर रहा हूं, HTML की जबान में टैग का नाम, नेम ऑफ द टैग। मैं सिर्फ टैग नहीं कहूंगा, क्योंकि जब हम सिर्फ टैग कहते हैं तो ये वाला कॉन्सेप्ट ज़हन में आता है कि ब्रैकेट्स भी होंगे। व्हेन आई यूज द वर्ड टैग ओनली, तो मतलब मैं ब्रैकेट्स के साथ बात कर रहा हूं। लेकिन क्योंकि अब मैं CSS भी मिक्स कर रहा हूं, उसमें बगैर ब्रैकेट्स के आ रहा है, लेस देन ग्रेटर साइन देन के बगैर आ रहा है, तो अब मैं सिर्फ टैग नेम वर्ड यूज कर रहा हूं कि यार टैग का नाम आएगा, मीन सिर्फ टैग का नाम आएगा, कोई ग्रेटर देन लेस देन साइन हमारे पास इसमें इंक्लूड नहीं होगी। ठीक, ये हमारे पास, इसीलिए उसको उसने कहा यार सेलेक्टर दे दो, तो हमने कैरेट दे दिया। अब मैं यहाँ सेलेक्टर में आ जाऊंगा, मैंने दे दिया कलर, और अब की बार इसका मैं कलर कर देते हैं ब्लू। ठीक है, और सेमीकॉलन दे दिया। इवन दो एक प्रॉपर्टी है, मैं सेमीकॉलन नहीं दूं तब भी काम मेरा करेगा, लेकिन एज अ हैबिट वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि आप सेमीकॉलन देते जाएं ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। अब मैंने क्या किया, सेमीकॉलन दे दिया। नाउ व्हाट हैपेंड इन द आउटपुट, दैट ऑल माय अदर रिमेनिंग हेड टैग्स दैट हैड नो स्टाइल, जिस पे पहले कोई स्टाइल नहीं था, अब उनका स्टाइल यहाँ पे अप्लाई हो गया। इसी तरीके से मैं इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आ गया, मैंने यहाँ पे दे दिया फॉन्ट साइज़ कर लेते हैं, फॉन्ट साइज़ कर लेते हैं। ठीक है, फॉन्ट साइज़, और मैं यहाँ पे 300 px कर देते हैं, बिल्कुल ज़्यादा जज्बाती हो गए, 30 px कर लेते हैं या 10 px कर लेते हैं। अब क्या हुआ, हालांकि हेडिंग है, साइज़ बड़ी होनी चाहिए, लेकिन मैंने CSS से डिज़ाइनिंग कर दी। CSS से इसको बताया कि यार तुम्हारी जो बिल्ट इन साइज़ थी उसको दफ़ा करो, ओवरराइड करो इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग, और अब मेरी CSS की डिजाइनिंग यूज करो। तो लफ्ज हम प्रोग्रामिंग में ओवरराइड का इस्तेमाल करते हैं, शायद जावा में ओवरराइडिंग आपने पढ़ी हो। ठीक, मेथड ओवरराइडिंग कहलाती है, मींस एक डिफॉल्ट प्रॉपर्टी को आपने ओवरराइड कर दिया। तो अब इसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी थी जो फॉन्ट साइज का था, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हटा देता हूं तो डिफॉल्ट ये साइज है, लेकिन अब मैं इसको ओवरराइड करके बता रहा हूं कि नहीं, जो तुम्हारी डिफॉल्ट थी उसको खत्म करो, यूज माई स्टाइल। ठीक, अब हुआ क्या, जो चीज़ नोट करने वाली है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं 50 कर लेता हूँ सो दैट इट्स मोर रीडेबल नाउ। अब बड़ा कर दिया, छोटा कर दिया, मेरी मर्जी। अब दिस इज व्हाट वी कॉल डिजाइनिंग। ये CSS हुई, लेकिन ये इंटरनल हुई, मींस मैंने अपनी पेज के अंदर डिजाइन बताया। अब जितनी दफा भी मैं H1 के टैग्स यूज करूंगा, जहां कहीं भी H1 के टैग्स आएंगे मेरे पास, वो सब के सब जो होंगे ना, वो इसी तरीके से आ जाएंगे। दिस इज अनदर फोर्थ हेडिंग है, स्पेलिंग क्यों जा रही है, फोर्थ हेडिंग फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक और हेडिंग डाल दी, इसका भी स्टाइल वही हुआ। अब जितने टैग्स आप डालते जाओगे, क्यों, क्योंकि उसने इंटरनली मैंने मेटा डेटा में बता दिया कि जहां तुम्हें H1 मिलेगा उसका स्टाइल ये करना है। ठीक, ये चीज हम HTML में दे सकते हैं, बिल्कुल ये दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल HTML के अंदर इनलाइन दिया हुआ है। CSS में मैं क्यों दे रहा हूं, वही चीज कि अगर यहां पे मेरे पास 4 टैग्स हैं HTML के, चारों की डिजाइन मुझे एक जैसी रखनी है,
फॉर एग्जाम्पल 4 टैग्स हैं, चारों की डिजाइन मुझे एक जैसी रखनी है। अब अगर मैं इंटरनल HTML से देने बैठा इनलाइन, तो मुझे हर टैग पे जाके स्टाइल देना पड़ेगा, मीन सेम कोड 4 दफा लिखना पड़ेगा, सेम कोड 4 दफा लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जब आप पूरी वेबसाइट बनाने बैठते हैं, दैट हैड मोर कंटेंट्स इनसाइड इट, आप ब्लॉग बना रहे हैं, एक पेज के अंदर आपके पास 30 ब्लॉग्स शो हो रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें कितनी हेडिंग्स आएंगी? अज्यूमिंगली 30 हेडिंग्स आ गई, हर 30 ब्लॉग्स आ गए, एक ब्लॉग स्क्रॉल करते जाए तो चलता जाता है, 30 हेडिंग्स आएंगी, मतलब 30 दफा आपको लिखना पड़ेगा। गॉट इट? इसी तरह से अगर कंप्लीट वेबसाइट आ रही है तो उसमें हजारों टैग्स आते हैं, उसके अंदर सिर्फ 400 लिंक्स हो सकते हैं एक पेज के अंदर। अगर हम don.com की वेबसाइट पे जाएं, bbc.com पे जाएं, विकिपीडिया पे जाएं, यू कैन इमेजिन द लिंक, एवरी टाइम यू क्लिक ऑन अ सब लिंक तो वो लिंक है। मुझे सबका स्टाइलिंग करनी है, सबकी डिजाइनिंग करनी है, स्ट्रक्चरिंग करनी है, तो कितने मुझे टैग्स देने पड़ेंगे? तो CSS का जो सेकंड मेन एडवांटेज आ जाता है, डिजाइनिंग है, जो सेकंड मेन एडवांटेज है वो यही है कि इट अलाउज यू टू कंट्रोल मल्टीपल टैग्स विथ वन लाइन। जहां मुझे इनफरादी तौर पर 40 टैग्स के ऊपर जाके स्टाइल बताना पड़ता था, अब मैंने एक ही टैग के ऊपर स्टाइल बता दिया, अब मैंने एक ही टैग के ऊपर स्टाइल बता दिया। नाउ व्हाट हैपेंड कि माय कोड जो हो गई वो सिंपल एज दैट, एक ही द कोड H1 बताया, वो जितने अब मैं टैग्स यूज करते जाऊंगा सबके ऊपर सेम चीज अप्लाई हो गई। दैट बिकम्स अ मेजर सेकंड मेजर एडवांटेज। डिजाइनिंग फर्स्ट था, सेकंड हमारे पास ये आ जाता है कि भाई एक CSS के टैग से मैं अब इसमें अगर 100 हेडिंग आ गई, सबकी हेडिंग में सिंगल लाइन ऑफ टैग से कंट्रोल कर रहा हूं। इंटरनल का सेकंड एडवांटेज ये आ जाता है। अब ये इंटरनल का सेटिंग हुई। अब यहां पे जो एक सिर्फ माइनर फर्क आ रहा है, अभी भी पहली हेडिंग रेड आ रही है, अभी भी पहली हेडिंग रेड आ रही है, बाकी तीनों ब्लू हो गई। ठीक, फॉन्ट साइज पहली का भी चेंज हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैं पहली को फॉर एग्जांपल 10 कर रहा हूं तो पहली भी फॉन्ट साइज चेंज हो रही है, लेकिन अभी भी रेड, बाकी तीनों ब्लू। मैं पहली दूसरी को 40 तक लेके जा रहे हैं तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों हेडिंग की साइज चेंज हो रही है, लेकिन पहला अभी भी रेड है। क्यों? हाँ ठीक है। अब जो दूसरी चीज हमें समझनी है कि बिकॉज देयर आर 3 मेथड्स, अभी मैंने 2 जिक्र किए, तीसरा एक्सटर्नल है। 3 डिफरेंट तरीकों से हम CSS कर सकते हैं और तीनों को एक साथ भी यूज कर सकते हैं। मैंने एक साथ यूज किया हुआ है। तो पहले किसका स्टाइल अप्लाई होगा, सेकंड किसका होगा? प्रेसिडेंस एक लफ्ज हम यूज करते हैं कि भाईजान प्रेसिडेंस किस चीज की हायरार्की, विच स्टाइल मेथड शुड हैव अ हायर प्रेसिडेंस। तो हम कहते हैं कि इनलाइन क्योंकि बिल्कुल टैग के साथ चिपक के काम करती है, इसकी प्रेसिडेंस हायर है। नो मैटर व्हाट, इसकी प्रेसिडेंस हायर है। जैसे मैथमेटिक्स में हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस हायर है, तो 2 + 5 मल्टीप्लाई बाय 6 तो पहले मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस होगा, राइट? तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहलाती है कि पहले कौन सा ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है। ठीक है, यहां पे हमारे पास प्रेसिडेंस आ जाती है कि व्हेन आई राइट दिस कोड, तो पहले क्या चीज एग्जीक्यूट होगी? पहले ये चीज एग्जीक्यूट होगी, हेडिंग 1, क्योंकि ये मेटा डेटा वेब के अंदर आ गया। उसके बाद सेकंड टाइम पे ये हेड एग्जीक्यूट होता है। मेटा डेटा हमेशा पहले एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक, मेटा डेटा पहले एग्जीक्यूट होता है क्योंकि ब्राउजर एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ये पहले एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद लाइन बाय लाइन आया तो ये एग्जीक्यूट हुआ। यहां पर आया तो उसने कहा इसमें तो आपने स्टाइल इंडिविजुअली इनलाइन करके दिया हुआ है, तो इसको फिर वो और ओवरराइड करेगा, इसीलिए ये वाले की प्रेसिडेंस हायर होगी। फाइनल आउटपुट में हमें कलर रेड नजर आ रहा है, लेकिन क्योंकि साइज में ऊपर चेंज कर आया हूं तो साइज यहां पे नहीं था, इसका भी अप्लाई इस पे हो गया। ये चीज हमें और एडवांटेज में आ जाती है कि यू कैन, अब इसीलिए इनलाइन का एडवांटेज ये मिलता है कि whereas you can have a unique layout of an entire web page, you can still have a custom design for a certain section. For example, breaking news वाला है या लेटेस्ट पोस्ट वाला है या एक हॉट न्यूज कर है, तो उसका मैं चाह रहा हूं यार ये टेक्स्ट और उसकी हेडिंग ये थोड़ी सी बाकी सारी हेडिंग में से डिफरेंट नजर आए। अब हम तो ऊपर कर चुके, तो फिर हम उसको इनलाइन CSS करके उसका कलर रेड और स्टाइल चेंज कर लेते हैं, ताकि वो एक मखसूस एरिया, एक टैग, उसका डिजाइन थोड़ा डिफरेंट हो जाए। तो एक को चेंज करना आसान है, कर लिया, पूरी वेब पेज को हमने नहीं छेड़ा। तो इसीलिए इनलाइन भी इस्तेमाल होता है टू कंट्रोल ईच टैग इंडिविजुअली। इनलाइन हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस। देन वी कम इन इंटरनल, वी यूज एन इंटरनल टैग। अब यहां पे मैंने हेडिंग किया इसी तरह से मैं पैराग्राफ टैग भी दे सकता हूं, उसका कलर हमने बता दिया। फॉर एग्जाम्पल इसका कलर हम कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, मैंने ग्रीन लिख दिया। मैं कलर्स और उसके नेमिंग पे बाद में आते हैं। हमने पैराग्राफ ग्रीन कर दिया। अभी पैराग्राफ इसमें है भी नहीं, कोई मसला नहीं है। CSS would also not give us an error
टेक्निकली देयर इज नो एरर इनसाइड सीएसएस। हाँ, आउटपुट हमारे तर्ज पे शायद ना आए, वो अलग बात है। जो स्टाइल में अप्लाई करना चाह रहा हूँ उस तर्ज पे नहीं आएगा, लेकिन एरर की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो अभी क्योंकि मैंने पैराग्राफ तो यूज ही नहीं किया इस पे, हेडिंग पे कहीं टेक्स्ट में है ही नहीं, तो अभी कोई एरर नहीं। वो ये नहीं कहेगा कि भैया आपने पैराग्राफ बनाया लेकिन इस्तेमाल नहीं किया। नहीं किया, आपकी मर्जी, आप पहले से बना के रख रहे हो शायद, ठीक है। और जैसे फिर आप कोड के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद मैंने कह दिया कि यार इसमें पैराग्राफ ऐड कर दो, ठीक है। हमने एक टैग बना दिया पी का, एंड दिस इज पैराग्राफ, कंट्रोल एस, तो वो ग्रीन कलर का हमें नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका स्टाइल हम पैराग्राफ का बता चुके हैं। इसी तरीके से पैराग्राफ के अंदर भी मैं फॉन्ट साइज को कंट्रोल कर सकता हूं। फॉन्ट साइज आ गया, इसका मैंने फॉन्ट साइज कर दिया फॉर एग्जांपल 25 px, और पैराग्राफ का 25 हो गया। मैं चाहूँ तो इसका भी एग्जैक्टली सेम कर देते हैं, हेडिंग की जैसे 40 कर दिया तो 40 हो गया दोनों का साइज, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ, दो चीजें और की। एक, मल्टीपल सेलेक्टर्स हमने दे दिए स्टाइल के अंदर एक साथ, तो एक ही स्टाइल टैग आ गया, उसके अंदर हमने मल्टीपल प्रॉपर्टीज बता दी। जब मल्टीपल प्रॉपर्टीज हमारे पास आ गई तो सेपरेशन के लिए ये ब्रैकेट्स इसीलिए देना लाजमी है। दिस इंडिकेट्स कि ये सेलेक्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसका स्टाइल्स यहाँ पर आके ख़त्म हुआ, फिर ये दूसरा सेलेक्टर स्टार्ट हुआ, उसका स्टाइल यहाँ पे ख़त्म हुआ। इसी तरह से तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने टैग्स हम यूज़ करते जाएंगे हम उन मल्टीपल सेलेक्टर्स को देते जाएंगे। डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या रहा हमारे पास? डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हमारे पास ये ब्लॉक ऑफ कोड रहा। जस्ट लाइक इन एनी प्रोग्रामिंग, फंक्शन बनाते हैं, मेथड बनाते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड हम देते हैं, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड हुआ। अब दोनों के अंदर मजे की बात, मैंने सेम स्टाइलिंग कर दी। यही चीज सीएसएस की हमें एडवांटेज में आती है कि अब जो स्टाइल, आगे का जो कॉन्सेप्ट हमें पढ़नी है वो ये प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि यार किस प्रॉपर्टी से मेरे साथ क्या हरकत हो रही है, बस। बाकी इस्तेमाल का तरीका वही, सेलेक्टर का नाम दिया, ब्लॉक स्टार्ट किया, प्रॉपर्टी दी, प्रॉपर्टी की वैल्यू है, प्रॉपर्टी दी, प्रॉपर्टी की वैल्यू है। अब एक ही कलर है, मैंने हेडिंग के अंदर भी डाला, पैराग्राफ में भी डाला, मैं टेबल रो में डाल सकता हूं, लिस्ट आइटम में डाल सकता हूं, एंकर में डाल सकता हूं, डिव के अंदर डाल दिया, जिस किसी भी टैग में चाहूं मैं कलर डाल दूं। दीज प्रॉपर्टीज आर नॉट टैग स्पेसिफिक। दूसरा जो पॉइंट इन अदर वर्ड्स याद रखने का कि प्रॉपर्टीज टैग स्पेसिफिक नहीं है कि यार ये प्रॉपर्टी सिर्फ इसी टैग पे काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं टेक्स्ट का इमेज के ऊपर भी लगा सकता हूं, मैं कलर इमेज के ऊपर भी लगा सकता हूं, चेंज कुछ नहीं करेगा, कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि इमेज तो इमेज ही है। तो कलर एक्चुअली टेक्स्ट के कलर को चेंज करती है, इमेज में आपने टेक्स्ट कलर यूज ही नहीं किया। फॉन्ट साइज, इमेज में तो फॉन्ट है ही नहीं, इमेज ही है, मैं अब यूज जरूर कर सकता हूं, आउटपुट मेरे मुताबिक नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा, कोई इशू नहीं है, यूज में कोई गड़बड़ नहीं है हमारे, ठीक है। तो ये चीज हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी है कि यार सीएसएस डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल हुई, हमने कहा बहुत अच्छी बात। उसके बाद इसमें जो मेजर सिंटैक्स है इसका, वो सेलेक्टर, टैग, प्रॉपर्टी नेम एंड प्रॉपर्टी वैल्यू, बस। सेलेक्टर उस टैग का नाम जिसके साथ हम छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं, उसमें क्या प्रॉपर्टी आएगी और उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये सीएसएस का खुलासा। एचटीएमएल का मैंने बताया था, सीएसएस का ये, वी अप्लाई स्टाइल, वी अप्लाई डिजाइन टू इट, वी क्रिएट वेब पेजेस with beautiful design, with beautiful layouts, with beautiful structure using CSS। तो ये उसका मेजर HTML स्ट्रक्चरिंग के लिए, ये डिजाइनिंग के लिए, ठीक। ये उसकी जनरल डेफिनेशन जिसे हम कहते हैं। इटसेल्फ कोडिंग के हवाले से CSS यूजिंग समथिंग कॉल्ड सेलेक्टर, HTML टैग यूज करता है, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है। अगर इनलाइन है तो सेलेक्टर ऑटोमेटिकली टैग का नाम आ चुका है, अगर आप नोट करो तो यहां भी टेक्निकली सेलेक्टर मौजूद है। इनलाइन है लेकिन सेलेक्टर टैग का नाम मौजूद है पहले से, इसीलिए हमें अलग से यहां पे बताने की नौबत नहीं आई। हमने सिर्फ स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करते हुए प्रॉपर्टी और वैल्यू बताई है। तो असल में अब जो सीएसएस आगे जितनी भी है वो प्रॉपर्टी और वैल्यू, सेलेक्टर, किस सेलेक्टर पे क्या प्रॉपर्टी क्या वैल्यू, किस तरह से मुझे डिजाइन करना है, बस। पूरी सीएसएस हमारी इसी तर्ज पर है। तो आगे के अब जितने भी हमारे पास ये टॉपिक्स हैं, ये बेसिकली इन डिफरेंट सेलेक्टर्स को इस्तेमाल करने के तरीके बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड आ गया, ठीक है। चलें, तो ये यहाँ पे सीएसएस रहा, मैं एक्सटर्नल अभी एक्सप्लेन करके कंप्लीट करता हूँ। लेट मी जस्ट गिव यू व्हाट आई मीन एग्जैक्टली बाय बैकग्राउंड। तो अब जितने भी आगे प्रॉपर्टीज हैं ये सारी यहाँ पे जो आपको नजर आएंगी, दीज आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज। बस अब हमें जैसे HTML में टैग्स के नाम याद रखने कि यार अगर लिस्ट बनानी है तो टैग होगा, टेबल बनानी है तो टैग होगा, इमेज डालनी है तो टैग होगा, और एक एक दो दो टैग्स हैं। इसी तरह से CSS में अब स्टाइलिंग करनी है, हर स्टाइल के हिसाब से डिजाइन के टैग्स हैं, हाँ उनको भी मिक्स कर एक्चुअली पूरा पेज, क्योंकि अब ये इट्स जस्ट लाइक एन आर्ट फॉर्म, ठीक है। एक आर्टिस्ट जब होता है तो उसके पास कलर्स आ गए 12, 4-5 ब्रश के स्टैम्प आ गए, बस।
ये बेसिक आर्ट का काम हुआ, कैनवास आ गया। अब उसको इस्तेमाल कैसे करना है वो सारी गेम अलग है, ठीक है। तो पहले तो हमारा काम है कि वो थोड़ा सा हम टैग्स का प्रॉपर्टीज समझ लें कि अच्छा यार किस प्रॉपर्टी से मैं क्या कर सकता हूं, इसीलिए मैंने कहा कि हम बेसिक पहले प्रॉपर्टीज कवर करेंगे, देन नेक्स्ट वीक्स 2 वीक्स वी विल ट्राई टू क्रिएट स्मॉल टू लार्ज वेबसाइट्स यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज। तो फिर अब इन प्रॉपर्टीज को इकट्ठा करके अब कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो 4 से 5 हम वेबसाइट्स छोटी सी बना के उनके मुख्तलिफ जावियों को देखेंगे, बाकी फिर वो क्रिएटिविटी आपके अपने ऊपर है, तो असाइनमेंट्स के तौर पर हम यूज करते जाएंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टीज की जब मैंने बात की तो वी हैव समथिंग कॉल्ड बैकग्राउंड कलर, तो ये बैकग्राउंड कलर चेंज कर देगा। अब ये प्रॉपर्टी है कि अब जहां कहीं किसी भी टैग का मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, आई विल नीड दिस प्रॉपर्टी। मैंने कहा अच्छा चलिए ट्राई कर लेते हैं। मैं फॉन्ट में आ गया, मैंने यहां पे आके लिख दिया भाईजान तुम्हारा जो बैकग्राउंड कलर है, अच्छा अब मैंने बैकग्राउंड लिखा तो देखो टूल टिप नहीं आ रही, इससे पहले ब्रैकेट शहजादा मुझे बता रहा था कि भाईजान आप क्या लिखना चाह रहे हो, अब उसने एकदम उसको रेड कर ऑरेंज कर दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा हुआ। पहले एरर नहीं था, अभी भी एरर नहीं है, लेकिन अब उसको पहचान नहीं रहा, अब इसका आउटपुट भी सही से नहीं देगा, वो एरर फिर भी नहीं देगा, क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा कि ये खत्म हो रहा है और ये शुरू हो रहा है। तो एंड ऑफ स्टेटमेंट के लिए ऑलवेज नेसेसरी है भाईजान सेमीकोलन दे दो, वरना समटाइम्स छोटी सी मिस्टेक है आउटपुट में बहुत परेशान करती है, फिर जाके लगता है बीच में कहीं ऐसी सेमीकोलन भूल गए, तो वो टैग्स को फिर प्रॉपर्टीज को एक्चुअली फिर मिक्स कर लेता है। उसको लगता है कि वो वैल्यू अभी भी कंटिन्यू है, मल्टी लाइन भी आ सकता है, मैं चाहूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है, नीचे लाइन पे कर दिया, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए उसको सेमीकोलन चाहिए कि एक जगह पे आपने प्रॉपर्टी दी, वैल्यू अलग कर दी, कोई मसला नहीं है। अगर आपका दिल कर रहा है ऐसा लिखने का, उमूमन हम सामने लिखते हैं लेकिन हम अलग से लिख सकते हैं, तो इसीलिए उसको सेमीकोलन चाहिए पता करने के लिए कि भाईजान यहाँ पे खत्म हुआ। अब मैंने बैकग्राउंड पे क्लिक किया तो देखो सारे शहजादे ने टूल टिप्स दे दी, अगेन ये ब्रैकेट्स का है, कलर दे दिया, और मैं इसका कलर कर देते हैं फॉर एग्जांपल येलो या येलो ग्रीन कर लेते हैं, सेमीकोलन दे दिया, ठीक, ब्रैकेट्स खोल दिया। तो अब जितनी भी हेडिंग्स होंगी मेरे पास उन सब का जो टेक्स्ट बैकग्राउंड था वो चेंज हो गया। एक प्रॉपर्टी दी मैंने, चेंज हो गया। अब मुझे वही है प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी है। अब यही प्रॉपर्टी मैं हेडिंग में डाली, हेडिंग 2 में डाली, हेडिंग 3 में डाली, हेडिंग 5 में डाली, एंकर टैग में डाली, इमेज के अंदर भी बैकग्राउंड में दे सकता हूं कि इमेज के पीछे का जो बैकग्राउंड है हो सकता है मैं चेंज करना चाहूँ वो नजर आ जाएगा उस पर। मुझे लिस्ट के अंदर डालना है, लिस्ट आइटम के अंदर डालना है, एंकर के अंदर से लेके टेबल के अंदर, जिस किसी टैग पे चाहूँ मैं, अब मैं सारे टैग्स यूज करता जाऊंगा। हमने HTML टैग्स यूज की, वो स्टाइल सेम आ गई। अब सेम बैकग्राउंड पैराग्राफ से लेकर हर किसी में आ जाएगा। मैं चाहूँ तो ये पैराग्राफ में भी आ गया, वापस इधर आ गया, बैकग्राउंड टाइप किया, कलर में जाके मैंने कह दिया कि यार इसका जो कलर होगा ना वो तुम अब कर दो फॉर एग्जांपल एक्वा ब्लू कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्वा कोइस करके कुछ कलर आ गया, डन हो गई कहानी। तो अब बैकग्राउंड का भी कलर चेंज हो गया। अब सेम प्रॉपर्टी आ गई, बैकग्राउंड कलर, यहाँ भी बैकग्राउंड कलर, दोनों में आ गया। तो अब पॉइंट वही रहा, सेलेक्टर आप चेंज करते होगे, बाकी प्रॉपर्टीज हमें समझनी है कि यार कौन सी प्रॉपर्टी में दे रहा हूँ, वो प्रॉपर्टीज अब सब पे अप्लाई हो सकती हैं। तो ये भी नहीं याद रखना कि अच्छा एंकर की ये प्रॉपर्टीज थी, हेडिंग की ये प्रॉपर्टीज थी, पैराग्राफ की ये प्रॉपर्टीज थी, कुछ भी नहीं। प्रॉपर्टीज क्या है? बैकग्राउंड कलर, जहां मैं दूंगा बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। किसी भी हेडिंग के अंदर, किसी भी टैग के अंदर, किसी भी सेलेक्टर के अंदर बैकग्राउंड कलर देना है, बैकग्राउंड कलर, कलर देना है, कलर, साइज चेंज करना है तो साइज आ गया, फॉन्ट साइज चेंज करना है तो फॉन्ट साइज आ गया, अलाइनमेंट चेंज करना है तो अलाइनमेंट आ गया। इस तरह से मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज है हमारे पास जो कि हम यूज करते जाएंगे। तो ये जो बाकी की लिस्ट है ये इन्हीं प्रॉपर्टीज को थोड़ा हम एक्सप्लोर करते जाएंगे कि यार किस प्रॉपर्टी से हम क्या सेटिंग चेंज कर सकते हैं। फिर आगे चल के इन्हीं प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं हम पूरी वेबसाइट हम क्रिएट करने जाते हैं। मुझे इमेज देनी है बैकग्राउंड में तो बैकग्राउंड के इमेज का आ गया, ठीक, उस पर आगे हम URL लिख के URL दे देंगे, सीधी कहानी होगी। सो दिस बिकम्स द बेसिक स्ट्रक्चर। फाइनली अब जो तीसरी टाइप ऑफ CSS हम यूज कर रहे हैं, ये तो वही इंटरनल। फॉर एग्जाम्पल अब फिर यूज के हिसाब से मैं बात करूं कि अब मैं वेबसाइट बनाता जा रहा हूं मैं कह रहा हूं मेरी वेबसाइट बन रही है, तो एक पेज बनाया, दूसरा पेज बनाया, तीसरा पेज बनाया, चौथा पेज बनाया। अभी हम HTML का प्रोजेक्ट मैंने लास्ट टाइम बताया था, उम्मीद है वो किया होगा, उसमें असाइनमेंट सबमिशन वाला था, उसमें 15 टास्क हमने अलग अलग सेव करके करने थे, उन सबको उठाकर एक वेब पेज के अंदर लाना था। अब मैं कहूं कि उन 15 की डिजाइनिंग करो, अब उन 15 की डिजाइनिंग करो, या आप पूरा एक आगे CSS में प्रोजेक्ट आएगा, आपने अपनी एक टूरिज्म वेबसाइट बनानी है। मैंने कहा ठीक है, उसके अंदर 50 पेजेस हो सकते हैं, अब हर पेज की डिजाइनिंग करनी है। फिर वही प्रॉब्लम आई कि अगर 50 पेजेस हैं तो सबके अंदर मुझे ये टैग्स कॉपी पेस्ट करने पड़ेंगे। रिपीटेशन ऑफ कोड is never a good thing, no matter which language you are using. We always try to reduce the code as much as possibly can. शॉर्ट एंड हम करते हैं। पाइथन इस चीज को बहुत एक्टिवली कर रहा होता है। जावा के अंदर ये चीजें नहीं होती, हमें हर सर्टन कोड रिपीटेशन आ ही रहा होता है। फिर उसमें फंक्शंस मेथड्स बनाने का ही मकसद ये कि आप कुछ चीजें जो बार बार कोड एग्जीक्यूट होंगी उसका फंक्शन बना दो, ऑब्जेक्ट बना के फंक्शन कॉल करते रहो तो होता रहेगा।
लेकिन पाइथन के अंदर शॉर्ट हैंड कोडिंग बहुत ज़्यादा यूज होती है। एक ही लाइन में पूरा फॉर लूप आ जाता है, एक ही लाइन में पूरी इफ की स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, शॉर्ट हैंड करके क्या चीज़ हो रही है, ठीक, ताकि जल्द से जल्द सिंपल लाइन ऑफ सिंपल कोडिंग में आप अपना बेसिक काम कंप्लीट करें। यहाँ तो 50 वेबसाइट के अंदर मुझे पूरा 50 कोड लिखना पड़ेगा, दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। इसीलिए फिर थर्ड तरीका हमारे पास आया था एक्सटर्नल CSS का, ठीक है। एक्सटर्नल CSS बेसिकली सेज कि नाउ यू राइट योर CSS नॉट इन वन पेज, अब उसको एक्सटर्नली एक अलग फाइल में रखो, अब उसको आप एक्सटर्नली एक अलग तीसरी फाइल बनाओ, उस फाइल के अंदर आप CSS रखो और फिर अपनी 15 पेजेस 50 पेजेस जितने भी आप वेब पेजेस बनाते जाओगे, यू लिंक योर वेब पेज विद दैट सिंगल CSS। अब आप अपने 50 पेजेस उस एक सिंगल CSS के साथ लिंक करो। इसका एडवांटेज ये मिलेगा कि कल को अगर आपने सिर्फ बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप वो एक्सटर्नल CSS ओपन की, उस पर एक लफ्ज चेंज किया कि बैकग्राउंड कलर चेंज करो, 50 के 50 पेजेस आपके अपडेट हो गए। हैंस लिटिल अमाउंट ऑफ वर्क एंड मेजर अपडेशन कैन बिकम वेरी इजीली। यही वजह है कि मेजर वेबसाइट्स अब 99% जितनी भी हैं हम लोग एक्सटर्नल CSS को ही प्रेफर करते हैं, ताकि मैं इंडिविजुअली एक स्टाइल से पूरी वेबसाइट के डिजाइन को कंट्रोल कर सकूं। अब मुझे कहीं पे कल को कोई बॉस बोल रहा है कि यार जो हेडिंग्स आपने दी है ना, इसका ब्लैक नहीं करो, कलर ब्लैक मजा नहीं कर रहा, ऐसा करो लाइट ग्रे कर दो या थोड़ा डार्क ग्रे कर दो। क्लाइंट है, कुछ भी कर सकता है, बादशाह, पैसे देने एंड में उसने। हमने कहा ठीक है भाई। अगर मैं नहीं करने बैठा तो मुझे 50 पेजेस या तो मैन्युअली अपडेट करने पड़ेंगे, अगर इनलाइन इंटरनल CSS भी यूज किए तो 50 पेजेस में जाके CSS अपडेट करनी पड़ेगी। लेकिन एक्सटर्नल का एडवांटेज ये कि मैं सिर्फ एक्सटर्नल की वो एक फाइल खोलूंगा, बैकग्राउंड में जाऊंगा या टेक्स्ट कलर में जाऊंगा, ब्लैक से डार्क ग्रे या लाइट ग्रे एक लफ्ज चेंज करूंगा, 50 की 50 वेबसाइट्स अपडेट हो गई। जहां पे वो टैग इस्तेमाल हो रहा होगा अपडेट हो गई। ये एक लाइन ऑफ कोड, 1 सेकंड लगा, खत्म। दैट्स मेजर एडवांटेज ऑफ CSS कि यू आर एबल टू कंट्रोल द डिजाइन ऑफ योर पेज फ्रॉम अ सिंगल सोर्स फाइल। सिंगल सोर्स फाइल से आप कंप्लीट वेबसाइट की डिजाइन कंट्रोल करते हो, वेदर योर वेबसाइट कंटेन्स 5 पेजेस और 500,000 पेजेस, चाहे 50 लाख पेज हो, चाहे कितने भी पेजेस हो, कंप्लीट वेबसाइट को हम सिंगल सोर्स ऑफ फाइल से कंट्रोल करते हैं यूजिंग एक्सटर्नल CSS। हाउ वी डू दैट? वी जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूं Ctrl+C कॉपी, मैंने एक नई फाइल बनाई, ये सारी स्टाइलिंग मैंने वापस उसमें पेस्ट कर दी, इसको Ctrl+S किया, CSS टास्क जो मैंने अभी फोल्डर बनाया था मैं इस फोल्डर के अंदर चला गया, यहां पे मैं एक फाइल बना दूंगा, नाम कोई भी हो सकता है, कंप्लीटली अप टू योर मर्जी। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं स्टाइल STYL style_1, ताकि मैं आगे जितने करता जाऊं तो मुझे कॉन्फ्लिक्ट ना हो, और .csx एक्सटेंशन दे दी, ठीक। style.1_1 ये मैंने नाम दे दिया, नाम अगेन आप कोई भी दे सकते हो, .css एक्सटेंशन दे दी। .css देना लाजमी है ताकि ब्राउजर को पता चले कि भाईजान आप CSS की फाइल को यूज कर रहे हो। HTML की फाइल हुई तो .html एक्सटेंशन हमने यूज की, CSS की फाइल है तो हम उसको .css करके इस्तेमाल करेंगे। इससे उसको पता चलेगा कि हम एक्सटर्नल CSS इस्तेमाल कर रहे हैं और ये इसका एक्सटेंशन का नाम ये आया। हमने कह दिया बहुत अच्छा, ये फाइल मैंने सेव की, मेरे पास सारी कोडिंग का उसका जो कलरिंग वगैरह जो नॉर्मल करता है, ये मेरे पास एक्सटर्नल CSS बनी। एक्सटर्नल CSS में स्टाइल का टैग नहीं आएगा, एक्सटर्नल CSS में स्टाइल का टैग नहीं आएगा, बाकी सिंटैक्स 100% वही है। रिमेंबर स्टाइल का जो हमने टैग दिया था वो एक्चुअली HTML का टैग है, CSS में HTML हम इंटरनली यूज ही नहीं करते। अब तो हमने सिर्फ सेलेक्टर दिया, ठीक है, और उस ब्रैकेट स्टार्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, और फिर हमने जो उसकी बेसिक CSS थी वो इंक्लूड करा दी, ठीक। फिर सेलेक्टर दिया और फिर बेसिक CSS जो थी कोड वो दे दी। सिर्फ सेलेक्टर, ब्लॉक स्टार्ट, ब्लॉक क्लोज, ये इसको डिफाइन कर रहा है, ब्लॉक स्टार्ट, ब्लॉक क्लोज इसको डिफाइन कर रहा है। इसको मैंने Ctrl+S किया, वापस आ गए टास्क 1 के अंदर। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, बिकॉज ये एक्सटर्नल फाइल हुई, मुझे HTML को बताना पड़ेगा कि भाईजान तुम्हारी अब जो डिजाइनिंग है ना वो अब मेरे हाथ में नहीं रही, वो अब हमारे पास चली गई एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में, एक्सटर्नल CSS के पास दूसरी फाइल है, वो तुम्हारी अब डिजाइनिंग करेगा, ठीक है। हमने आउटसोर्स कर दिया एक्सटर्नल CSS को। अब एक्सटर्नल CSS उसको कहां से मिलेगी, किस नाम से पड़ी है, उसके लिए हम एक लिंक का टैग यूज करते हैं। लेट मी कमेंट दिस आउट, ठीक है। अब हम हेड के अंदर आ जाएंगे, इस हेड में आने के बाद हम एक टैग यूज करते हैं लिंक का।
अब आइडिया ये है कि आपने एक्सटर्नल CSS को अपनी HTML के साथ लिंक करना है, क्योंकि CSS अलग फाइल में पड़ी है, बाकी CSS मैंने सारी कोड कर दी, हाइड कर दी, कमेंट कर दी। अब एक हम लिंक का टैग यूज करते हैं। लिंक का टैग HTML का ही टैग है, हेड के अंदर उमूमन हम लिख रहे होते हैं। इसका काम यह है लिंक करना एक्सटर्नल रिसोर्सेज को विथ योर HTML पेज। वी यूज द लिंक टैग इन HTML to link external resources with your web page. For example, आगे JavaScript externally लिखेंगे, Bootstrap externally हम CSS डाउनलोड करते हैं, Font Awesomes के आइकॉन्स यूज करते हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीजें जो हम आगे चल के करते रहेंगे, एक्सटर्नल होंगी, HTML के अंदर नहीं होंगी, अलग से फाइल्स डाउनलोड करके हम काम करेंगे। उसके लिए एक्चुअली हेड के अंदर हम लिंक का टैग दिया। यहाँ पे हम एक और चीज दे देते हैं, मेटा डेटा टाइप बता दी, और टाइप हमने दे दिया text/CSS, बताने के लिए कि ये जो अभी भाईजान मैं लिंक करने जा रहा हूं उसका टाइप क्या है, CSS का है। इसका रिलेशन क्या होगा, REL, एक रिलेशन आ जाता है टैग स्टाइल शीट का। ये मेटा डेटा टैग्स हैं, ठीक है। मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट द डेटा। तो डेटा मेरे पास क्या है, ये H रेफरेंस हमने दे दिया, इज इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार्ट की, ब्रैकेट क्लोज, मुझे फाइल नेम उठा के लेकर आया, ये ब्रैकेट्स ला रहा है, इसमें HTML की कोई कसूर नहीं है, और मैंने बंद किया। अब मैंने इसमें लिंक टैग दे दिया। लिंक टैग का अगेन सिंपल सिंटैक्स, सिंगल टैग है, इनफरादी तन तनहा बैचलर टैग है हमारे पास, ठीक। इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। इसका प्राइमरी काम ये कि ब्राउजर को बताएगा कि मैंने एक एक्सटर्नल फाइल आपके साथ लिंक करनी है। लेकिन क्योंकि आजकल मेलवेयर्स बहुत हैं, स्पाईवेयर्स बहुत आते हैं, एडिशनल बहुत सारे इश्यूज हैं, तो ब्राउजर को एडिशनल मेटा डेटा चाहिए कि यार तुम जो फाइल ला रहे हो भाईजान वो किस टाइप की, किस काम के लिए, क्यों ला रहे हो। इसीलिए ये दो मेटा डेटा हमारे काम में आते हैं। टाइप बताते हैं कि यार जो मैं एक्सटर्नल फाइल ला रहा हूं उसमें एक तो टेक्स्ट होगा और CSS का टेक्स्ट होगा, इसमें कोई और गड़बड़ नहीं होगी, कोई और कोडिंग नहीं होगी, ठीक है, अच्छी बात। और क्या रिलेशन है, तो स्टाइल शीट है। स्टाइल शीट वर्ड यूज होता है फॉर CSS के लिए कि यार ये CSS की फाइल है। जब हम जावास्क्रिप्ट एक्सटर्नल यूज करेंगे तो फिर वहां पे text/JavaScript आ जाएगा और फिर जावास्क्रिप्ट का रिलेशन आ जाएगा। ब्राउजर को मेटा डेटा बताने के लिए कि भाई हम क्या काम करने जा रहे हैं। फिर H रेफरेंस, ये वही एंकर टैग का H रेफरेंस है, यहां भी हमने इस्तेमाल किया रेफरेंस करने के लिए इस एक्सटर्नल फाइल को कि ये मेरी फाइल आ गई। अब जब मैं इसको सेव किया और मैंने अपने ब्राउजर को वापस ऑन किया तो मेरा आउटपुट रिगेन हो गया। और हालांकि इसमें कोई CSS नहीं है सवाए इस H1 के, जिसके अंदर हमने कलर रेड किया था, वो भाईजान अभी भी मौजूद है। और इसमें हमने सिर्फ एक लिंक टैग से एक लिंक करा दिया एक्सटर्नल CSS को। अब मेरी CSS सारी की सारी एक्सटर्नल इस फाइल के अंदर पड़ी है। अब वट एवर डिजाइनिंग चेंजिंग आई डू हेयर विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन दिस पेज है। और मैं अलग से CSS में बनाई हुई है, आई कैन डू एनी चेंज फॉर हेयर। फॉर एग्जाम्पल मैं बैकग्राउंड कलर को उठाया, मैंने कह दिया कि इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दो, तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया। हालांकि ये एक्सटर्नल CSS है, लेकिन क्योंकि आपने लिंक टैग लगाया हुआ है तो आ जाएगा। अब 50 पेजेस बने, 500 पेजेस बने, 5 लाख पेजेस बने, हर पेज के अंदर ये लाइन ऑफ कोड जरूर आएगी, एज इट इज डॉट सेम, बताने के लिए लिंक है, रिलेशन हमारे पास स्टाइल शीट का है, टाइप उसकी text/CSS है, और H रेफरेंस हाइपर रेफरेंस में ये वाला फाइल का पाथ आ जाएगा। ये फाइल का पाथ मैं अपने जितने भी अब वेब पेजेस बनाता जाऊंगा सब के अंदर जरूर पहले हेड के अंदर कहीं ना कहीं जरूर रखना, हेड टैग के अंदर जरूर रखना। उससे अब मेरी एंटायर वेबसाइट इस एक्सटर्नल CSS के साथ लिंक हो जाएगी और मैं अब पूरी अपनी एक्सटर्नल CSS इसी बेस पे हम काम करेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? बस अब आगे क्या जो कॉन्सेप्ट्स हमारे पास वो इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल और वैल्यूज हैं। ठीक है, यहां तक हुआ? चलें अभी इसको करते हैं ऑफ। ओके, तो उम्मीद है कि यहाँ तक ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स थोड़े से क्लियर हुए होंगे। स्टिल अब नेक्स्ट टाइम जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा इसमें वी विल ट्राई टू यूज दिस प्रॉपर्टीज एंड स्टार्ट वर्किंग विद देम प्रॉपर्टीज, अंडरस्टैंडिंग यार इस प्रॉपर्टीज से किस प्रॉपर्टीज हम क्या काम करते हैं। इसी तरीके से मैंने इसका लैब मैनुअल बनाया हुआ है, फिर मैं अब इसके लैब में आके उस मैनुअल के ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है।